In this video, we are going to discuss physical appearance and dry heating tests. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस को। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सॉल्ट एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले अब हम यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने के बाद हम यहाँ फिजिकल अपीयरेंस को डिस्कस करेंगे। सो फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अननोन मिक्सचर। जो आपको सॉल्ट दिया जाता है पॉच में, है ना, वो अननोन मिक्सचर। द स्टडी ऑफ सॉल्युबिलिटी, है ना, उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे, उसके कलर्स के बारे में देखेंगे, उसकी डेंसिटी के बारे में देखेंगे। तो ये सभी इंडिकेशन आएंगे। उसकी सॉल्युबिलिटी आपको 100% बहुत अच्छे तरीके से जितने भी सॉल्ट आपको दिए जाएंगे ना, उस सभी के सभी सॉल्ट के आपको सॉल्युबिलिटी जरूर याद होना चाहिए। दिस इज द बेसिक, मतलब फंडामेंटल की आप कह सकते हो इस सॉल्ट एनालिसिस का। आपको 100% ये पता होना ही चाहिए आपका सभी का। फिर कलर्स, अगर कलर चेंजेस याद रहते हैं तो बहुत हेल्प मिलता है आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस को करने में यहाँ पे। और डेंसिटी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को भी। तो कहने का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस में इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी किस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक एक रेडिकल का, एक एक एनायन का हम देखेंगे कि कौन सॉल्युबल है और उसमें क्या एक्सेप्शनल केस है। ये सभी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल्ड में। आइए सबसे पहले हम कार्बोनेट आयन की बात करते हैं। तो कार्बोनेट आयन, जनरली जितने भी कार्बोनेट आयन हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, बट यहाँ पे देखेंगे तो कार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल्स, है ना, और NH4+, ये यहाँ पे सॉल्युबल होते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, एक्सेप्ट, दिस इज एक्सेप्ट। ओके, तो एक्सेप्शनल केस है कि एल्कली मेटल और अमोनियम का जो कार्बोनेट होगा ना वो सॉल्युबल होंगे, बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल होंगे। जरूर दिमाग में रखना पड़ेगा, ये आपको एनी हाउ रखना है दिमाग में आपको, ठीक है। आइए हम बात करते हैं सल्फाइड की। तो जितने भी सल्फाइड हैं वो इधर स्पायरिंगली सॉल्युबल, यानी कि लेस सॉल्युबल, स्पायरिंगली का मतलब कम होता है, लेस सॉल्युबल, या फिर नॉट सॉल्युबल यानी कि इनसॉल्युबल। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि सल्फाइड ऑफ एल्कली मेटल्स एंड अमोनियम आर सॉल्युबल, है ना। जैसा कि आपने ऊपर देखा सेम एक्सेप्शनल केस जिस तरीके से कार्बोनेट आयन में देखा, उसी तरीके से सल्फाइड में भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं सल्फाइड की बात करते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये आपको याद होना ही चाहिए एनी हाउ। तो इस तरीके से आप सल्फाइड का देख लीजिए। तो सल्फाइड में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सल्फाइड ऑफ मोस्ट मेटल्स आर इनसॉल्युबल। ज़्यादातर सल्फाइड लोग इनसॉल्युबल होते हैं, बट द एसिड नॉर्मल एंड पॉलीसल्फाइड ऑफ एल्कली मेटल्स, है ना, सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल देखेंगे थोड़ा सा, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्पायरिंगली सॉल्युबल यानी कि वेरी लेस सॉल्युबल, बट आर ग्रेजुअली चेंज्ड बाय द कॉन्टैक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बना लेता है सॉल्युबल होकर के, अगर थोड़ी देरी से कांटेक्ट में रहने दिया जाए वाटर के साथ में तो ये है सल्फाइड के बारे में कि सल्फाइड किसके साथ में सॉल्युबल होगा, किसके साथ में इनसॉल्युबल होगा, ये जरूर आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की। दिस इज योर नाइट्राइट एंड दिस इज योर नाइट्रेट। तो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे देखिए कि AgNO2 जो है एक्सेप्शनली स्पायरिंगली सॉल्युबल, और नाइट्रेट अगर बात करें यानी कि NO3 माइनस की, तो Hg एंड बिस्मथ, मर्क्यूरी एंड बिस्मथ की बेसिक सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर एंड दीज आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। तो यानी कि जो Hg और बिस्मथ के नाइट्रेट होंगे वो मतलब रिएक्शन करने के बाद आपको बेसिक सॉल्ट देंगे और वो बेसिक सॉल्ट डाइल्यूट HNO3 में सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसिटिक एसिड की। यहाँ पे एसिटेट्स यहाँ पे जो है आपको आप देख सकते हो आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि ये यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल होंगे। और मर्क्यूरी की अगर बात करें, एक्सेप्ट मर्क्यूरी यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब मर्क्यूरी की +1 होगी तब के केस में, मर्क्यूरी की जब 2+ होगी तब के केस में, एंड एसिटेट यहाँ पे मतलब इन दोनों के साथ में मर्क्यूरी एंड सिल्वर के एसिटेट जो होंगे स्पायरिंगली सॉल्युबल होंगे, बाकी एसिटेट्स जितने भी होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन Cl- की। तो मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स अगर आप देखेंगे तो वाटर सॉल्युबल होते हैं,
राइट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि PbCl2 जो है, अगर इसको कोल्ड वाटर के साथ में अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो ये स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं, बट अगर इसको बॉइल्ड कर दिया जाए यानी कि थोड़ा सा हीट कर दिया जाए तो ये रेडिली सॉल्युबल हो जाते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद होना चाहिए। और कुछ क्लोराइड्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मर्क्यूरी की क्लोराइड्स देख लीजिए, सिल्वर की, कॉपर की, है ना, बिस्मथ, एंड यहाँ पे Sb एंटीमनी एंड अगेन मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। तो ये सभी जो कंपाउंड्स यहाँ पे देख रहे हो दैट इज इनसॉल्युबल। तो क्लोराइड यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलता है कि वो सॉल्युबल होता है वाटर में, बट यहाँ पे इन सभी केसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनसॉल्युबल। तो सॉल्ट जितने भी है बेटा, उसी तरीके से आप ब्रोमाइड्स की बात कर लीजिए तो ऑल ब्रोमाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट दीज। तो ये चीज जरूर दिमाग में रहना चाहिए। जैसे PbBr2, जैसे वहां पे PbCl2 था, यहाँ PbBr2 स्पायरिंगली सॉल्युबल एंड मोर सॉल्युबल इन बॉइलिंग करने पे। आयोडीन माइनस की बात करें तो ऑल आयोडाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना, सिवाय इन सभी को छोड़ करके, क्योंकि ये आयोडाइड्स जो होते हैं वो लिस्ट स्टेबल होते हैं, स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सल्फेट्स की बात करें तो यहाँ पे बेरियम, सिल्वर, है ना, लीड, मर्क्यूरी, बिस्मथ, क्रोमियम सल्फेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, वाटर में जब हम बात करें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम और मर्क्यूरी की बात करें, अगर आप कैल्शियम एंड मर्क्यूरी की, तो वो स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं। वेयर एज जब हम बात करते हैं डाइल्यूट HCl और HNO3 तो उसमें डिसॉल्व किए जा सकते हैं आपके ये सभी मेटल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेट की। द फॉस्फेट ऑफ एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट एक्सेप्ट यहाँ पे लिथियम और अमोनियम। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारे एक्सेप्शनल केस मिलेंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी एनी हाउ याद करना पड़ेगा। नहीं याद करेंगे तो जितने भी टेस्ट हम करेंगे एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो प्लीज़ इसे याद रखिए। एंड प्राइमरी फॉस्फेट इज दिस वन, ये फॉर्मूला है ना। जब H3PO4 से जब एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो H2PO4 माइनस बनेगा, दैट इज प्राइमरी फॉस्फेट। एक नेगेटिव प्राइमरी फॉस्फेट, दो नेगेटिव सेकेंडरी फॉस्फोरस सेकेंडरी फॉस्फेट, एंड 3 नेगेटिव ये आपका हो जाएगा टर्सरी फॉस्फेट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दिस इज H3 था तो यहाँ पे H हो जाएगा और ये पूरी तरीके से H गायब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लें आप। तो ये प्राइमरी फॉस्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल, ओके, एल्कलाइन अर्थ मेटल है दिस इज, तो ये सॉल्युबल होते हैं। जबकि सेकेंडरी या टर्सरी की बात करें तो स्पायरिंगली सॉल्युबल या फिर हम कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी था जो कि आपको एनी हाउ याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्मेल याद हो जाए तो अच्छी बात है ना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करें इसको रिकॉल करने का, है ना। अमोनियम स्मेल, विनेगर स्मेल इनकी होती है, जस्ट नाम से है, आप देख सकते हो। रोटेनेक स्मेल सल्फाइड का होता है, ये पता होना चाहिए। अब आते हैं तो सेकेंड टॉपिक जो इस यहाँ पे इस वीडियो में था, दैट इज ड्राई हीटिंग टेस्ट। या सिंपल, जैसे जो भी सॉल्ट आपको मिलता है बेटा, ठीक है, जो भी सॉल्ट आपको मिलता है उस सॉल्ट को सिंपली आप क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे इस तरीके से, और इस टेस्ट ट्यूब में आप उस सब्सटेंस को यानी कि उस सॉल्ट को यहाँ पे रख देंगे, है ना। दोनों ड्राई होना चाहिए, आपका टेस्ट ट्यूब भी ड्राई होना चाहिए पूरी तरीके से, कोई मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए, और ये भी। तो आपने आप बर्नर लेना है, बंसन बर्नर, और उसको हीटिंग करना स्टार्ट करना है, और ये टिल्टेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टिल्टेड होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से जब वेपर निकले तो ये वेपर डायरेक्टली फिर गिर के यहीं पे नहीं आए, क्योंकि यहाँ हीट कर रहे हैं और वापस अगर जो वेपर निकल रहा है वो अगर कंडेंस होकर के इधर गिरने छोड़ करके इधर अगर गिरे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्टली जहाँ से हीटिंग हो रहा है वहीं पे अगर गिर जाए तो टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट करने का, फूटने का, क्रैक करने का डर रहता है, जिसके कारण आपको टिल्टेड शेप में ही आप इसको ट्रीट करें। और जब चेक करना हो कि कौन सा गैस निकल रहा है तो आप फिल्टर पेपर स्ट्रिप को यहाँ पे सोक्स कर लें, सामने ले आए माउथ के पास में, है ना, विथ सूटेबल रिएजेंट के साथ में। अब दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा आपने लिया है, ये सब्सटेंस आपने यहाँ पे रख दिया और एक आपने गैस डिटेक्टर ट्यूब लगा दिया जो कि गैस को डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे रिएजेंट रहेगा यहाँ पे, इस तरीके से आप गैस डिटेक्टर भी लगा सकते हो और डायरेक्टली फिल्टर पेपर से भी आप कर सकते हो। तो ऐसा होता है। तो जो सॉल्ट आप डालोगे उसके रेस्पेक्टिव में कुछ गैसेस निकलेंगे। अब उस गैसेस का टेबल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, प्रोवाइड करा देता हूँ, सो दैट इस टेबल को जरूर से जरूर आप कलर कोशिश करिए, क्योंकि इतना ही आपको दिमाग में रखना है, फिर आगे चल करके आपको बहुत मदद मिलेगा इससे। अगर ये चीज़, ये बेसिक फंडामेंटल है, जैसे ABCD है वैसे आपको सॉल्ट एनालिसिस के लिए ये चीज़ फंडामेंटल है, आपको जरूर दिमाग में रखनी चाहिए इसको,
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कार्बोनेट आपने सॉल्ट लिया है, कोई कार्बोनेट सॉल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है CO2 गैस निकलेगा, है ना। और CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की कर देता है, आपको पता ही है ना। आगे फर्दर हम जब सॉल्ट का एक एक करके रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, उस समय मैं एक एक रिएक्शंस को आपको डिटेल्ड में बताऊंगा। तो ये सभी कलर्स बेटा अभी फिलहाल तो आप याद कर लीजिए कि सल्फाइड और मतलब हाइड्रेटेड सल्फाइड और नॉर्मल सल्फाइड अगर रहे तो H2 गैस निकलेगा वहाँ पे, स्मेल रोटेन एग स्मेल करता है, और किसको किस में कन्वर्ट करता है ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सल्फाइड के बारे में SO2 गैस निकलेगा, क्लोराइड में HCl गैस निकलेगा, एसिटेट में एसिटिक एसिड का वेपर निकलेगा, अमोनियम में अमोनिया गैस निकलेगा, है ना। नाइट्रेट नाइट्राइट में यहाँ पे NO2 गैस निकलेगा, Cl माइनस में Cl2 गैस, Br माइनस में Br2 गैस, I माइनस में I2 गैस। इसी तरीके से सबका कुछ ना कुछ आपको गैसेस और साथ में उसके जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रखे हैं वो जरूर पता होना चाहिए, एक एक का पता होना चाहिए बेटा। इसके कलर्स याद होने चाहिए, राइट। इन सभी का कलर्स अगर याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आप टाइम लीजिए, टेक योर ऑन टाइम, बट आपको जरूर याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मोड़ा नहीं। क्योंकि आगे हम हर एक जब टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको फाइनली, ठीक है। तो ज़रूर याद कर लेंगे आप लोग, नो डाउट। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं याद करने के लिए, बट ये आपको करना पड़ेगा, सॉल्ट एनालिसिस में ये करना पड़ता है आपको। और यहाँ पे डायरेक्ट एकदम खटाक से क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर मतलब मेमोरी में है चीज़ें तो बस लेट नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन बनाने में। तो प्लीज़ ये सभी मेटल जो हैं इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, जो मेटल आपको दे रखे हैं, जो सॉल्ट आपको दिया गया है यहाँ पे, जिनके सॉल्ट, उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऑब्जर्वेशन आपको जरूर दिमाग में रखने हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमने देखा, आपको फिजिकल अपीयरेंस बताया आपको शुरू में, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग ड्राई हीटिंग टेस्ट देखें, ओके। तो होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।